मित्रों, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में अब तक हमने देख लिया बैंक, वहाँ पर आरबीआई का ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अप टू दिस 5 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया, वहाँ तक की कहानी खत्म हुई थी। नाउ इन दिस सेशन वी विल लुक एट दिस प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशियल बैंक, ऑल द वे अप टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आज़ादी के बाद कुछ बड़े निजी बैंकों का 2 राउंड के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि वो सरकार के कब्जे में हो तो फिर बढ़िया काम हो सके। बट दिस सॉल्यूशन लेड टू फर्दर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस जमाने में ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म के नाम पे कि गरीबों को इतने सस्ते ब्याज में दे दो, किसानों को इतने सस्ते ब्याज में दे दो, लघु उद्योगों को इतने सस्ते ब्याज में, एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम चलता था। बट सामने बैंक को जो लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ का खर्चा, सो नुकसानी का धंधा ये हो रहा था। दूसरा, उस जमाने में उद्योगपति नेताओं को पैसा खिला के इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले लेते थे और फिर वही लाइसेंस सरकारी बैंक को दिखा के कि देखो अब हमें प्लांट लगाना है, मोटी सी रकम वहां से लोन में लेके आते थे सस्ते ब्याज में, बट वापस कोई करते नहीं थे। एनपीए की बड़ी समस्या थी और वो रिकवरी में लाने के लिए अभी सरफाइसी एक्ट बनना भी बाकी था। ये तो 52-90s का समय चल रहा है। सिमिलरली फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन बहुत सारे अनवायबल प्रोजेक्ट को भी अनुमति दे दी जाती थी कि कश्मीर के अंदर लोग पत्थरबाजी नहीं करें, इसलिए वहाँ बर्फ बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं ताकि सबको रोजगार मिल जाए। लाइक दैट अमेठी, रायबरेली, बंगाल, बिहार, हर एक जगह पे भले पॉलिटिकली वो प्रोजेक्ट वायबल ना हो, बट रेलवे का है, कोई और फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वगैरह, वो वहाँ पर लगाया जाता था। बैंक वाले उसको फाइनेंस करते। एनपीए की बड़ी समस्या रहती थी क्योंकि सरकार इन सरकारी बैंकों के ऊपर मेजोरिटी शेयर होल्डर थी, तो स्वाभाविक है बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी सरकार के पसंदीदा लोग रहेंगे। तो जैसे छुटपैये नेताओं को असंतुष्टि से बचाने के लिए मिनिस्टर बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है, सिमिलरली कुछ को रिहेबिलिटेट कर दिया जाता था इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट वो बैंकों में कि हम एनपीए की समस्या से लड़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराए, वो सब उनका दिमाग था ही नहीं। दे वर ओनली कंसर्न कि हमारे चुनाव क्षेत्र के अंदर नई ब्रांच खुलनी चाहिए, वहाँ लोकल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे ये जितने भी चमचे लोग हैं उन सबको ब्याज में पैसा मिलना चाहिए, सो फॉर। तो अल्टीमेटली पॉलिटिसाइज डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे चलता था। अब ऐसी ये सरकारी बैंक किस दिन बंद हो जाएगी भगवान मालिक था, इसलिए आरबीआई भी इनके ऊपर सीआरआर, एसएलआर बहुत ज़्यादा टाइट रखवाता था। अल्टीमेटली बैंक वुड हैव लेस मनी टू लैंड टू द कॉमन मिडिल क्लास एंड जेन्युइन बिजनेस पर्सन, तो उनको सस्ते में लोन मिलता नहीं था। अब जैसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पॉलिटिकल एलिमेंट आ गए थे, उसी प्रकार बैंकों के एम्प्लॉय के अंदर भी ये एम्प्लॉय यूनियन बना के पॉलिटिसाइजेशन हो गया था। तो काम कम और हड़ताल ज़्यादा करते थे। ऑफिसर यूनियन बोलेगा हम इतने घंटे काम करेंगे तो एक हड़ताल, उसको मान लिया गया तो स्टाफ यूनियन क्लर्क कि हम इतना काम करेंगे, दूसरी हड़ताल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ इट वुड गो। आज़ादी के बाद आप 58 तक जाएं, आपको पता चलेगा सरकारी बैंकों में 80,000 के आसपास लोग नौकरी करते थे। एंड बाय 1990 सरकारी बैंकों के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल बोर्ड बन चुका था, तो वो हमेशा हमारे चुनाव क्षेत्र में चुनाव आ रहे तो इतने लोगों को रोजगार दे दो वगैरह। तो आज की तारीख में किसी भी गली मोहल्ले में आप जाके लड़के को पूछे क्या करते हो, इंजीनियर हूँ, उस जमाने में पूछते वो बोलता है सरकारी बैंक में नौकरी करूँ छू। अल्टीमेटली दिस सिस्टम वॉज गॉन इन अ वेरी क्राइसिस पीरियड। 1991 में फिर सरकार ने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन के अध्यक्ष स्थान पर एक कमेटी बनाई फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कि आप कुछ करिए, ऐसा दवाइयाँ करिए इसकी। नरसिम्हन ने बोला कि सरकार ने सरकारी बैंकों में अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी चाहिए ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका दबाव कम हो जाए, और वो किया गया। धीरे धीरे गवर्नमेंट डायलूटेड द शेयर होल्डिंग इन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आगे चल के एक यूटीआई सरकारी बैंक थी, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्सिस बैंक बन गई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। उसी प्रकार 2016 के बजट में बोला गया कि आईडीबीआई, उसके अंदर भी हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे। सेकंड, नरसिम्हन ने बोला कि ये सभी बैंक की ब्रांच केवल अमेठी और रायबरेली में ही क्यों खोलनी है, हर एक बैंक को ये छूट होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के हिसाब से मन चाहे वो उस जगह पे ब्रांच खोल सके। सो आरबीआई ऑल्सो अडॉप्टेड दिस ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी लिबरलाइज मैनर में। आपको मन चाहे उस जगह पे ब्रांच खोल सकते हो, शर्त है पूरे साल के अंदर आपने जितनी ब्रांच खोली उसकी 25% दे हैव टू बी इन रूरल एरियाज। सिमिलरली आगे चल के व्हाइट लेबल एटीएम सिस्टम आता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि एक एटीएम अगर शहर में लगा है तो 2 एटीएम सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में लगाने होंगे। नरसिम्हन ने बोला कि भारत के अंदर नई फॉरेन बैंक को भी स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। सो वी वेंट फॉर ऑन टैप सिस्टम। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, आपके जब ठीक लगे, आपकी ड्राइविंग पक्की हो गई, यू कैन गो एंड
अप्लाई फॉर द लाइसेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई फॉरेन एंटिटी भारत में बैंक खोलना चाहती है अपना शाखा, दे कैन डू। ऑन टैप सिस्टम है, ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब अगर पाकिस्तान वाले भारत की बैंकों को वहाँ शाखा खोलने देंगे तो हम पाकिस्तानियों को भारत के अंदर शाखा खोलने देंगे, बट आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। नरसिम्हा ने और बोला कि जैसे फॉरेन बैंक को अनुमति दो उसी प्रकार निजी बैंकों को, प्राइवेट बैंक्स को भी अनुमति दो। ये काम किया गया 3 राउंड में, 93 में, 2001 में और 2013 में। तो नरसिम्हन के बोलने के मुताबिक ये सारा काम हुआ। नाउ द प्राइवेट बैंक लाइसेंस फर्स्ट राउंड 93 में हुआ। उसके पहले का थोड़ा इतिहास देखते हैं। इन द ईयर 1955 भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ने मिलकर एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए एक संस्था बनाई थी, ICICI। उन्होंने भी ये फर्स्ट राउंड के अंदर अप्लाई किया 93 में और नंबर लग गया, उनको ICICI बैंक लिमिटेड ऐसी एक दूसरी संस्था बनाने की अनुमति मिली। आगे चल के साल 2002 में ये जो पेरेंट बॉडी थी इंडस्ट्रियल फाइनेंस वाली, वो ये डॉटर बॉडी बैंक के अंदर मर्ज हो गई। उसी प्रकार 1963 में कानून से एक UTI नाम का सरकारी म्यूचुअल फंड बनाया गया था। उन्होंने भी अर्जी डाली तो UTI बैंक बन गया और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, एक्सिस बैंक हो गया और उसका प्राइवेटाइजेशन हो। उसी प्रकार 64 में एक IDBI कानूनन एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस की संस्था बनाई थी। शुरुआत में RBI मालिक था, फिर सरकार मालिक हो गई। उन्होंने भी फिर अर्जी डाली थी 93 में, उनका भी नंबर लग गया तो IDBI बैंक लिमिटेड ऐसी एक डॉटर बॉडी बनी। आगे चल के ये जो पेरेंट बॉडी थी वो डॉटर में 2004 में मर्ज हो गई और 2016 में ये बोला गया है कि यहाँ सरकार अपनी शेयर होल्डिंग 50% से कम कर देगी, देन इट विल बिकम अ प्राइवेट बैंक। तो मित्रों, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे बैंकों को लाइसेंस दिया गया। पहला राउंड हुआ 93 to 95 के अंदर, मतलब 93 में अर्जियां मंगाई थी, लोगों को लाइसेंस मिला, ऑपरेशन चालू किए, वो होते होते 95 हो गया। तो ये पहले राउंड के अंदर कुल मिला के 10 बैंकों को, 10 एंटिटी को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से 6 एंटिटी अब तक काम कर रही हैं। ICICI, UTI जो एक्सिस बैंक बन गया, IDBI, HDFC, इंडस बैंक एंड DCB। तो ये 6 तो धंधे में बरकत थी, चल पड़े, और बाकी 4 ऐसे थे जो चल बसे। उसमें एक था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। साल 2001 में केतन पारेख ने कुछ बैंकों से पैसा उठाया और उसकी मदद से शेयर बाजार में प्राइस मैनिपुलेट करने का एक बड़ा स्कैम किया। ज़्यादातर पैसा वो माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक से उठा के लाया था, बट थोड़ा पैसा ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से भी लेके आया था। तो जब केतन पारेख पकड़ा गया और नाम आ गया तो ग्लोबल ट्रस्ट के जो भी डिपॉजिट होल्डर थे वो सब दौड़ के आ गया, हमारा पैसा वापस करो। सो बैंक अच्छी पड़ गई और साल 2001 में उसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज होना पड़ा। एक बैंक ऑफ पंजाब थी, लेकिन उसके धंधे में बरकत नहीं थी, तो उसी वक्त बनी एक दूसरी बैंक सेंचुरियन बैंक में वो मर्ज हो गई। बट ये सेंचुरियन बैंक के खुद के धंधे में भी बरकत नहीं थी, तो वो HDFC में मर्ज हो गए। सिमिलरली देयर वाज वन टाइम्स बैंक में भी, वहाँ पर जो अर्नब गोस्वामी था वो निकल गया होगा, तो वो भी HDFC के साथ मर्ज हो गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट राउंड, जिसमें 6 बैंक अब तक काम कर रही हैं। फिर दूसरा लाइसेंस राउंड हुआ साल 2001-2 में। 2 बैंकों को, 2 एंटिटी को मिला, कोटक महिंद्रा एंड यस बैंक, और दोनों अब तक बराबर चल रही है। उसके बाद साल 2013 से 13 में अर्जियां मंगाई, प्रोसेसिंग होते होते 16 तक पहुंचे। वहां पर भी 2 जनों को लाइसेंस मिला। एक बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करती थी, उनका नंबर लग गया, और एक IDFC नाम की मुंबई की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसको भी नंबर लग गया, तो उसकी भी बैंक। तो ये 2 एंटिटी को लाइसेंस मिला। नाउ इन दिस थर्ड राउंड जो भी अर्जी आई थी करीब 25 के आसपास, वो सारे लोगों ने अर्जी डाली और फिर RBI के भूतपूर्व गवर्नर बीमल जालन कमेटी ने उनको प्रोसेस किया और उनमें से इन दोनों को पसंद किया था। सो दैट वाज द बीमल जालन कमेटी। उसने शर्त रखी थी कि ये बैंकों का जब 1000 करोड़ का नेटवर्थ हो जाए, ग्रामीण इलाकों में उसकी 25% ब्रांच हो जाए, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उनको लाइसेंस दिया जाएगा एंड दे विल स्टार्ट दी ऑपरेशन। इसके अलावा एक भारतीय महिला बैंक, वो भी साल 2013-14 में बनी, बट उन्होंने ऐसे अर्जी नहीं डाली थी, बीमल जालन ने उनको पसंद भी नहीं किया था। वो तो सीधा ही चिदम्बरम ने अपने बजट में बोला कि स्थापना करेंगे और सरकार ने 1000 करोड़ दे के उसकी स्थापना करी। आज की तारीख में भारत में ये प्राइवेट कमर्शियल बैंक कितने हैं? अगर आप ये IBA इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन साइट पे जाएं तो उन्होंने लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है, बट वो लिस्ट के अंदर वो कमर्शियल बैंक भी और साथ में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, उन सबको मिला के वो दिखा रहे हैं। सो फॉर आवर पर्पज दैट विल नॉट बी द करेक्ट काउंटिंग मेथड। हमने इस तरह से गिननी करनी पड़ेगी। आप याद करिए कि 69 और 80 के अंदर 2 राउंड में कुछ प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो छोटी बैंक बच गई थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ओल्ड बट नॉट नेशनलाइज्ड, पुरानी वाली प्राइवेट बैंक्स,
ये कैथोलिक सीरियन बैंक, धनलक्ष्मी, आरबीएल वगैरह, ये कुल मिलाकर कितनी है? 12 है। पहला राउंड हुआ, वहाँ पर 6 लोगों को लाइसेंस मिला, राइट। बट उसमें एक आईडीबीआई, वो तो सरकारी संस्था है, तो जब तक वो प्राइवेट ना हो जाए तब तक तो 5 ही गिनना पड़ेगा। सेकंड राउंड में 2 प्राइवेट, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, ओके। थर्ड राउंड के अंदर बंधन आईडीएफसी, ये भी 2 प्राइवेट हो गए। तो आप अब एडिशन करिए, 12 और 5 17, 2 19 और 2 21। एट प्रेजेंट वी हैव 21 प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, और जब आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा देन वी विल से कि 22 प्राइवेट बैंक्स हैं। अब तक ये 3 राउंड हुए, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप या नोटिफिकेशन टाइप के राउंड। जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, आप अर्जी डालते हो, परीक्षा देते हो, सिलेक्शन होता है। सिमिलरली ये हर बार अर्जी मंगाई जाती थी। फॉर एग्जांपल लास्ट जो 2013 का राउंड हुआ, वहां पर था कि जुलाई 1 2013 तक आप अर्जी डाल सकते हो, उसके बाद इंस्पेक्शन होगा एंड सो फॉर लाइक दैट दे विल गो। लेकिन रघुराम राजन ने बोला कि ऐसा नहीं, अब भविष्य में हम ऑन टैप सिस्टम करते हैं। मतलब कोई अर्जी हम नोटिफिकेशन देंगे, आप अर्जी करेंगे, ऐसा नहीं। जब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में होता है कि मेरे को गाड़ी पक्की आ गई, आई विल गो टू आरटीओ एंड अप्लाई फॉर लाइसेंस, उसी प्रकार कोई भी कमर्शियल एंटिटी उसको लगे कि मुझे प्राइवेट कमर्शियल बैंक शुरू करना है, दे कैन अप्रोच आरबीआई। नो नीड टू वेट फॉर सच नोटिफिकेशंस एंड डेडलाइंस। और इसके लिए 2016 में आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंस, उसका गाइडलाइंस भी इशू किया। अब आरटीओ ऑफिस में तो कोई भी मुंह उठा के जाके अर्जी डाल सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अगर आरबीआई भी ऐसा ऑन टैप लाइसेंस करेगी और कोई भी ऐसे ही अर्जियाँ डालता रहेगा, देन वर्कलोड विल इंक्रीज। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल, इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो ही अर्जी डालना। फर्स्ट राउंड हुआ आईसीआईसीआई वाला, वहां पर था कि मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए। सेकंड राउंड हुआ कोटक वाला, तो 200 करोड़ का चाहिए। थर्ड राउंड में जब अर्जियां मंगाई थी बंधन आईडीएफसी वाला, तो 500 करोड़ चाहिए। उसी प्रकार ये ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम में भी अगर आपको अर्जी डालनी है तो आपकी कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल होना चाहिए 500 करोड़ रुपए, ताकि कोई बड़ा दमदार व्यक्ति इसमें आए। अब ऐसा करने में एक तकलीफ है, ये कुछ बड़े उद्योगपति या ऐसे कॉर्पोरेट यूनिट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड सच लार्ज एंटिटीज दे मे क्रिएट सम ट्रबल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इसलिए एकदम बड़े लोगों को भी बैंक खोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर ये 500 करोड़ का शेयर कैपिटल चाहिए, ये तो एक बात, बट दिस कैपिटल मतलब ये तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। उसके सामने आरबीआई ने ये भी शर्त रखी कि ये कंपनी की टोटल एसेट्स 5000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक मर्यादा के अंदर, एकदम बहुत बड़े मुकेश अंबानी अगर अपनी बड़ी बैंक खोल देगा, इट वुड क्रिएट सम इश्यूज। इसलिए लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स एंड इंडस्ट्रियल हाउस को अप्लाई ना करे, इसलिए ऐसी शर्त करी गई है टोटल एसेट वाली। बट हाँ, ऐसे लोग चाहें तो किसी दूसरे की ऐसी बैंक की अर्जी जा रही है उसमें 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस यूनिवर्सल कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स, वहाँ पर ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम की ड्राइविंग लाइसेंस की जैसे ही किसी को लगे और जाके वो अर्जी डाले, उसकी आरबीआई ने 2016 में जो गाइडलाइन बनाई, मैंने बताया उस प्रकार की एसेट्स एंड कैपिटल हो, ऐसी कोई भी एनबीएफसी कंपनी, इंडिविजुअल व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो अर्जी डाल सकता है। शुरुआत में वो बैंक, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन पीपल एंड देयर मस्ट बी रिंग फेंसिंग फ्रॉम द अदर कंपनीज। मतलब मुकेश अंबानी अगर ऐसा अर्जी डालता है और उसे लाइसेंस मिले, तो फिर ये जियो, 4G, देन रिलायंस पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, वो सब उद्योगों को अलग करके और इसका अलग इस प्रकार से सेपरेशन करना पड़ेगा उसने, इन टर्म्स ऑफ अकाउंट कीपिंग एंड शेयर एंड ऑफिस एम्प्लॉयज वगैरह वगैरह। इनके ऊपर भी शर्तें तो वही रहेंगी कि साल में जितनी ब्रांच खोलते हैं उसकी 25% हैव टू बी इन द रूरल एरिया। CRR, SLR, PSL, वो तो जैसा लगता है वो सब पे लगता है, वो इन पे लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये सब मानने के लिए तैयार है, देन दे हैव टू अप्लाई टू द स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी ऑफ आरबीआई। वो प्रोसेस करेंगे और नंबर लगेगा तो आपको लाइसेंस मिलेगा। मित्रों, ये बंधन आईडीएफसी वाला थर्ड बैंक लाइसेंस राउंड हुआ था, करीब 25 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 2 को लाइसेंस मिल गया, बंधन आईडीएफसी। तो बाकी जो बचे थे वो लोग भी वापस ये यहाँ पर ऑन टैप सिस्टम में अर्जी डाल सकते हैं। बट एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जो भी आएगा सभी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, मे बी 2 to 3 नई बैंकों को लाइसेंस मिल सकता है। शुरुआत में ऐसी बैंक, उसके अंदर इंडियन पीपल हैव टू बी द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बट भविष्य में शेयर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। अप टू मैक्सिमम सीलिंग इज 74%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत के सरकारी बैंक है, वहां पर मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? 20%। और भारत के प्राइवेट बैंक है, वहां पर अप टू 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड अप टू 74% बाय अप्रूवल रूट। कौन सा? FIPB, अगर 5000 करोड़ तक का है और उससे बड़े प्रपोजल होंगे तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स तक। लेकिन बजट 2017 में ये बोला गया कि ये FIPB संस्था को तो हम एबॉलिश कर देंगे,
और आगे चल के क्या करना है उसका एक रोड मैप बनाया जाएगा। तो जब वो आएगा तब हम पढ़ेंगे। अब ये ऑटोमेटिक अप्रूवल और एफडीआई लिमिट ये सब ज़्यादा डिटेल में हम थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट में वापस पढ़ेंगे। एनीवेज लेट अस कम बैक। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बैंक, पब्लिक सेक्टर देख लिए, प्राइवेट सेक्टर देख लिए। नाउ लेट अस लुक द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। आज़ादी के बाद ये नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भारत के पॉलिसी मेकर्स, उनको तो ये प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, अमेरिकन बैंक्स, कोका कोला कैपिटलिज्म, इन सबसे परहेज था। तो किसी को लाइसेंस अनुमति कुछ मिलती नहीं। फिर भी 80s में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने लग्जमबर्ग के अंदर बीसीसीआई नाम की एक फॉरेन बैंक की स्थापना की और भारत में उसकी शाखा बनाई गई, तो अपने लिए वो फॉरेन बैंक हुआ। आगे चल के दिस बीसीसीआई कोलैप्स्ड और $20 बिलियन का वो स्कैम भी किया। असल में वो टैक्स हेवन के अंदर वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो विदेशी बैंकों के लिए तो वैसे ही एक प्रकार से शंका का माहौल चल रहा था। फिर भी 1991 के अंदर नरसिम्हन कमेटी ने ये बोला कि नहीं, भारत के अंदर फॉरेन बैंक को आने देना चाहिए। मे बी IMF वालों ने उस वक्त आर्म ट्विस्टिंग किया था, वो BOP क्राइसिस में अगर मदद चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। व्हाटएवर, आज की तारीख में भारत के अंदर 43 फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं। फॉरेन कमर्शियल बैंक के भारत में 2 मॉडल रहते हैं। एक की मान लीजिए मैकडोनल्ड सीधा आके भारत में ब्रांच खोल दे, एक बात, या फिर कि मैकडोनल्ड अमेरिका वाला भारत में मैकडोनल्ड इंडिया लिमिटेड ऐसी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाए अंडर द कंपनी एक्ट और फिर वो नीचे ब्रांच खोल दे। 2 तरीके से हो सकता है। साल 2008 ये जो सब प्राइम क्राइसिस और उसके बाद 2010 वाला समय, तब RBI ने थोड़ा कड़क करवा दिया, सीधे सीधे शाखा नहीं खोलने देते। आपकी विदेशी जहां पर भी अमेरिका, ब्रिटेन के अंदर आपकी बैंक है, फर्स्ट इन इंडिया यू हैव टू सेट अप अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट, और फिर आप जाके वो शाखाएं खोलेंगे, ताकि ये स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन्स टैक्स, इवन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत फिर भारतीय डायरेक्टर होने चाहिए वगैरह वगैरह, सारे नियम करवा के बढ़िया रूप से इसका सुपरविजन हो सके। एनीवेज फॉरेन बैंक में ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं इसके अलावा। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स हमने देख लिया। इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वो सारे बैंकों को बोला जाता है डिफरेंशियल बैंक्स, चाहे वो RRB हो, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक। तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि भाई ये यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशियल बैंक में क्या अंतर है। एज सच बोथ ऑफ देम आर रनिंग फॉर द प्रॉफिट मोटिव, मुनाफा करने के लिए करते हैं, इसलिए इन दोनों को कमर्शियल बैंक ही बोला जाता है, अदरवाइज कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। खैर ये दोनों ही कमर्शियल बैंक है, लेकिन आपस में अंतर है। यूनिवर्सल बैंक मतलब प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक्स, उनको तो अनुमति है, मन चाहे वहां पर जाके शाखाएं खोल सकते हैं। हाँ, वो कैविएट रहता है 25% हैव टू बी इन द रूरल एरियाज, बट अदर देन दैट दे आर फ्री टू डू थिंग्स। डिफरेंशियल बैंक में ऐसा नहीं है, ज्योग्राफिकली दे कुड बी कन्फाइंड, जैसे लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक, वो कुछ जिलों तक ही उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, उसके बाहर जाके शाखा नहीं खोल सकते, पहली बात। दूसरा, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक वाले मन चाहे उतनी मात्रा में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट मन चाहे उतनी मात्रा में ले सकते हैं। डिफरेंशियल बैंक में देयर आर कैविएट्स। फॉर एग्जांपल, पेमेंट बैंक वाले 1 लाख से ज़्यादा एक कस्टमर का बैलेंस नहीं रख सकते। उसी प्रकार यूनिवर्सल बैंक, तो वो मन चाहे उस आदमी को मन चाहे उतनी मात्रा में लोन दे सकते हैं। हाँ, वो कैविएट रहता है 40% इन प्रायोरिटी सेक्टर, बट आफ्टर दैट जो करना है आप कर सकते हो। डिफरेंशियल बैंक में ऐसा नहीं है। अगेन फॉर एग्जांपल, पेमेंट बैंक वो किसी को लोन में पैसा दे ही नहीं सकते। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो शर्त रहती है कि 75% हैज टू गो इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाए कि डिफरेंशियल बैंक मतलब क्या होता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर ज्योग्राफिकल एक्सपांशन एंड देयर डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑपरेशन, इसलिए डिफरेंशियल बैंक बोलते हैं। उसके बाहर जो रह गए दे आर यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स। तो मित्रों, ये पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक अब तक मैंने पढ़ा है, दे आर यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक। उसके बाद जो हैं वो सारे डिफरेंशियल बैंक्स। हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थापना हुई थी रीजनल रूरल बैंक्स की 1976 में, उसके बाद लोकल एरिया बैंक 1996, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक साल 2015 में, और अब ये 2017 में उर्जित पटेल ने प्रपोज किया है कि हम होलसेल बैंक की भी भविष्य में स्थापना कराएंगे। सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल बैंक्स, और एक एक करके हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको पढ़ेंगे। 1970s में M नरसिम्हन कमेटी बनी थी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, गांव के लोगों को भी ये बैंकिंग की सुविधाएं कैसे हम पहुंचाएं। नरसिम्हन ने देखा कि भारत के अंदर कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो थी, बट उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था,
कमर्शियल बैंक थे बट वो गांव में जाके काम करना नहीं चाहते थे। तो इन दोनों के जो अच्छे अच्छे एलिमेंट हैं उसको मिला के एक नई संस्था बनाई जाए, दैट विल बी रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक्स जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक है, उनसे ये रीजनल रूरल बैंक अलग कैसे पड़ता है? दोनों के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो लगते हैं, बट इसके अलावा आरआरबी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा एंड रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 ये भी लगेगा। सीआरआर एसएलआर मानना पड़ता है, हाँ, इनको भी मानना पड़ता है, हाँ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत ये एसबीआई और ऐसे कमर्शियल बैंक वाले तो आरबीआई की एक अलग विंडो है, वहां पर जाके भी उधारी कर सकते हैं, यस, आरआरबी वाले नहीं कर सकते। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत ये पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, उन्होंने 40% ऑफ द लैंडिंग दे हैव टू गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर, ये किसानों को, लघु उद्योगों को और वीकर सेक्शन को देना है। आरआरबी के ऊपर क्या नियम लगता है? पीएसएल तो लगेगा, बट रादर देन 40% 75% ऑफ द लैंडिंग हैज टू गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर। और दूसरा, ये जो राज्य में काम करती है उस राज्य के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के एवरेज लोन दर कितने चलते हैं, आरआरबी उस लोन दर से ज़्यादा महंगे लोन में किसी को पैसा नहीं दे सकता, ज़्यादा ब्याज वो चार्ज नहीं कर सकता। प्रेजेंस, ये कमर्शियल बैंक वाले तो पूरे भारत में है, एसबीआई आप देख लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी, इवन विदेशों में भी वो तो ब्रांच खोलते हैं। आरआरबी वाले ऐसे नहीं, दे आर कन्फाइंड टू सिलेक्टेड फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स। वोटिंग पावर, कमर्शियल बैंक के अंदर डिपेंडिंग ऑन की शेयर कैपिटल में आपके कितने शेयर हैं उस हिसाब से वोटिंग पावर तय होता है। रीजनल रूरल बैंक के अंदर केंद्र सरकार के 50%, राज्य सरकार की 15% एंड स्पॉन्सर बैंक की 15%, इस प्रकार से चलता है। जैसे कि एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दिस इज वन टाइप ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अब ये शेयर होल्डिंग की चीज क्या है समझते हैं। अंडर द ओरिजिनल एक्ट टोटल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एवरी रीजनल रूरल बैंक इज 5 करोड़, और वो 5 करोड़ कैसे आते हैं? केंद्र सरकार 50% देगी, राज्य सरकार 15% देगी, और कोई एक स्पॉन्सर बैंक रहेगा बैक एंड में, कोई कमर्शियल बैंक, यूजुअली अ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, दे विल स्पॉन्सर दिस एंटायर ऑपरेशन। वो 35% उनका कैपिटल सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ ये रीजनल रूरल बैंक को पैसा और चाहिए तो वो भी देंगे लोन में घुमाने के लिए, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे वगैरह वगैरह। दिस इज वन थिंग। 76 के कानून के मुताबिक ऐसा चलता था। उसमें साल 2015 में कानून में सुधार किए गए कि रीजनल रूरल बैंक का भी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा के कर दिया गया 2000 करोड़। उतने ज़्यादा वो नए शेयर इशू करके पैसा बाहर से मोबिलाइज कर सकते हैं। अब स्वाभाविक है, इतना सारा पैसा तो कोई सरकार या राज्य सरकार या बैंक, स्पॉन्सर बैंक वाले तो देंगे नहीं, राइट? सो दे कैन इशू द न्यू शेयर्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बट ऐसा करने पर शेयर होल्डिंग बदल जाएगी। कानून में बोला है कि हाँ, कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर वालों की भी शेयर होल्डिंग बन सकती है, बट कलेक्टिवली दिस केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड स्पॉन्सर बैंक, दे हैव टू हैव 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा? कोई एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अगर अपने नए शेयर इशू करेगी 2000 करोड़ के, तो कोई खरीदने वाला है नहीं। इट विल इनकरेज मर्जर अमंग द आरआरबीज, कि केवल एक उत्तर बिहार नहीं, वो पश्चिम और दक्षिण सभी बिहार और फिर उत्तर प्रदेश ऐसी बन के एक बड़ी आरआरबी बने, एंड देन दे इशू द न्यू शेयर्स, तो फिर निवेशक उसमें बड़े चाव से खरीदेंगे, एंड लाइक दैट। सो मर्जर कंसोलिडेशन जैसा हमने सरकारी बैंकों में देखा, 5 एसोसिएट बैंक, बीएमबी, वो एसबीआई में चले गए, उसी प्रकार यहाँ पर भी रीजनल रूरल बैंक में भी ऐसा मर्जर कंसोलिडेशन इनकरेज करने का एक प्रयत्न है। उसी प्रकार ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी जो डायरेक्टर के टर्म टेन्योर लिमिट, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन डाले गए। वो क्या है आपको ये लिंक में मिल जाएगा। भारत के अंदर कुल 56 रीजनल रूरल बैंक है, जिसमें से 45 फाइनेंशियली सस्टेनेबल हैं, बाकी सब नुकसानी का धंधा चल रहा है। ऐसा क्यों? उसका कारण है ये बच्चू यादव जैसे लोग, उनका खुद का सेविंग का पैसा वो आरआरबी में नहीं डालेंगे, वो तो कमर्शियल बैंक में डालेंगे, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई वगैरह। और अर्बनाइजेशन के चलते वैसे ही ये कमर्शियल बैंक धीरे धीरे छोटे गांव शहरों में भी अपना पैर पसार रहे हैं। सो ऑलवेज दिस पीपल विल मोबिलाइज देयर डिपॉजिट्स फॉर द बिग कमर्शियल बैंक्स। आरआरबी में वो पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे, केवल वहां से लोन में पैसा लेने के लिए आएंगे। वाई? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है, वो जो कोऑपरेटिव बैंक राज्य के होते हैं उससे ज़्यादा महंगे ब्याज में ये लोग लोन में पैसा घुमा नहीं सकते, तो सस्ता लोन मिल जाए उसके चलते ये वहाँ पर जाएंगे, बट वो भी पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को ये मंशा रहती है कि जब चुनावी सीजन आएंगे तो ये तो माफ़ कर दिया जाएगा कर्जा वगैरह। सिमिलरली नॉट ओनली फ्रॉम आरआरबी, इवन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी लोन वहाँ से लेंगे, इवन कोऑपरेटिव बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल करेंगे। बट जो
डिपॉजिट के स्वरूप में पैसा जाना चाहिए, दैट विल नॉट हैपन। इसलिए ज़्यादातर आरआरबी वाले और ज़्यादातर कोऑपरेटिव दे रिलाई ऑन नाबार्ड फॉर देयर फाइनेंसिस। अब स्वाभाविक है डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं, नाबार्ड पे आप ऐसे कटोरा लेके खड़े हो तो कभी ग्रोथ तो सस्टेनेबल होगा नहीं। इसलिए आप ग्राफ में भी पाएंगे कि ज़्यादातर वो नुकसानी के धंधे में जा रहे हैं। ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इट इज़ वन टाइप ऑफ आरआरबी। अब ये देखिए ऊपर लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब दैट इज द स्पॉन्सर बैंक, उसका 35% शेयर होल्डिंग होगा, राइट। वो आरआरबी को पैसा उधारी में चाहिए तो देगा, उसके स्टाफ को तालीम देगा वगैरह। और नीचे रुपे डेबिट कार्ड लिखा है, मतलब रुपे क्या है यहाँ पर, पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे क्या होता है वो मैंने आगे पढ़ाया था, लेक्चर देख लेना। हम वापस आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वहाँ पर डिफरेंशियल बैंक, उसके अंदर ये आरआरबी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं लोकल एरिया बैंक, ये क्या है। 1996 के बजट में मनमोहन सिंह को सपना आ गया कि जैसे वो 76 में नरसिम्हन के बोलने पर आरआरबी बनी तो मेरे बोलने पर भी कुछ होना चाहिए, लोकल एरिया बैंक बनवाएंगे। बेसिकली दे आर मेंट फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। नक्शे में आपस में जुड़े हुए ऐसे 3 मैक्सिमम जिलों के अंदर ये ऑपरेट कर सकते हैं, और वहाँ पर भी हर एक जिले में मैक्सिमम एक ही सिटी में वो शाखा खोल सकती है, बाकी सारी गाँव में खोलनी पड़ेंगी। इन बैंकों को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब उस हिसाब से एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई का अपना जो आरबीआई एक्ट 1934 है वहाँ पर व्याख्या की है शेड्यूल्ड बैंक, मतलब आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नाम होता है ऐसे बैंकों का जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का हो, वो अपने डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने की कसम खाएं, और सेकंड शेड्यूल में नाम लिख दिया। लेकिन आरबीआई ने इन लोकल एरिया बैंक का वहाँ पर नाम नहीं लिखा है। So these local area bank, they are not scheduled banks. They are commercial banks, sub-category differential banks, but they are not scheduled banks. तो शेड्यूल बैंक भारत में कौन कौन नहीं है? ऐसी कोई विदेशी बैंक जिसने भारत में शाखा ही नहीं खोली है तो उसका स्वाभाविक आरबीआई में नाम नहीं होगा, so they are not scheduled bank. Then some urban cooperatives जिसका 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है ही नहीं, they are also not listed. और सभी लोकल एरिया बैंक भले उनका 5 लाख से ज़्यादा कैपिटल होता हो, आरबीआई ने खुद से ही नाम नहीं लिखा, सो दे आर ऑल्सो नॉट शेड्यूल्ड बैंक्स। आप शेड्यूल बैंक नहीं है उसका एक फायदा ये है कि आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स आपको नहीं लागू होंगे, बट आरबीआई ने अलग से नोटिफाई किया कि लोकल एरिया बैंक पे लागू होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये अपने बैंक अकाउंट, क्योंकि शेड्यूल बैंक नहीं है तो नहीं खोलेगी। ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी आरबीआई की ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, सरकारी भी हो प्राइवेट भी हो, और मान लीजिए उसने किसी लघु उद्योग को, किसान को पैसा कर्जे में दिया और सामने वो वापस नहीं कर रहे हैं, देन देयर आर क्रेडिट गारंटी फंड्स दैट विल, वहाँ से उसको सरकार द्वारा बैंक के नुकसान की भरपाई होगी। बट दोज थिंग्स डू नॉट अप्लाई टू दिस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। किसानों की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वो केवल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, वहाँ पर लाभ मिलता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक में लाभ नहीं मिलता। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वाले आरबीआई से बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में उधारी नहीं कर सकते, नाबार्ड और सीडबी से उनको रीफाइनेंस में पैसा नहीं मिलता, सो फॉर्थ एंड सो फॉर्थ। एनीवेज वापस आते हैं, ये लोकल एरिया बैंक दे आर नॉट शेड्यूल्ड बैंक्स। तो कंपैरिजन जरा देख लें कि ये यूनिवर्सल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है या इवन आईसीआईसीआई, एक्सिस, वो भी आ सकते हैं। सामने डिफरेंशियल बैंक्स, सामने लोकल एरिया बैंक्स। किस पे क्या लगता है एमसीक्यू के लिए? सीआरआर, एसएलआर सब पे लगता है। हाँ, लोकल एरिया बैंक में ऐसा है कि जितना आरआरबी पे लगेगा उतना लोकल एरिया बैंक पे लगेगा, सीआरआर, एसएलआर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कमर्शियल बैंकों पे ऊपर 40%, आरआरबी के ऊपर 75%, बट यहाँ लोकल एरिया बैंक को आरआरबी के साथ टाइप नहीं किया, वहाँ बोला नहीं तुमको भी 40%, चलो छोड़ दिया। ब्रांच एक्सपांशन, कमर्शियल यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक कहीं पे भी खोल सकते हैं आरआरबी वाले, टू फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, और एलएबी में तो स्पेसिफिकली कि 3 जिलों में ही आपने रहना है। जब इसके भी अर्जियां मंगाई गई, कुल मिला के 10 लोगों के पास लोकल एरिया बैंक के लाइसेंस थे, वहाँ पर भी धंधे में बरकत नहीं थी तो बंद होते होते 4 पे आके बचे थे, कोस्टल आंध्रा बैंक, देन सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कृष्णा बीमा समृद्धि बैंक एंड कैपिटल लोकल एरिया बैंक पंजाब में, जो सबसे बड़ा इन चारों के अंदर है। उसके बाद अलग से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अर्जियां मंगाई गई, वहाँ पर ये लोकल एरिया बैंक वालों को भी अर्जी डालने की छूट थी, ताकि क्या है कि अगर लोकल एरिया बैंक तो 3 जिलों में ही आप रह सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक तो उससे ज़्यादा जाके बाहर निकल सकते हो, राइट। तो उषा थोरात कमेटी थी, उसने नाम शॉर्टलिस्ट किए और वहाँ पर उन्होंने ये कैपिटल लोकल एरिया बैंक को भी लाइसेंस दे दिया गया। सो दैट इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू स्टार्ट देयर ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 2016। और साथ ही साथ उषा थोरात ने ये भी सिफारिश की कि ऐसी लोकल एरिया बैंक जो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी है, उसका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगले 5 सालों के लिए अच्छा हो, देन वी मे एक्सप्लोर गिविंग देम
यूनिवर्सल कमर्शियल लाइसेंस, जैसे ये अपना SBI देख लीजिए, एक्सिस देख लीजिए, ऐसा बड़ा भी वो कर सकते हैं, उतना ग्रो करने का उनको छूट दिया गया। सो फ्रेंड्स, अपना बैंक वहाँ पर डिफरेंशियल बैंक, वहाँ पर RRB पढ़ लिया, लोकल एरिया बैंक पढ़ लिया। अब बड़ा मुद्दा आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक भारत में क्यों बनाने चाहिए? केन्या के अंदर वोडाफोन, M-पैसा, ऐसा एक पूरा नेटवर्क चलता है। बेसिकली वोडाफोन का आपका फ़ोन है तो आप किराने वाले के पास, मोबाइल रिचार्ज वाले के पास जाओ, उसको पैसा दो, आपके खाते में वो रिचार्ज के रूप में पैसा चला गया, एंड यूजिंग दैट यू कैन डू बैंकिंग, रेमिटेंस, इवन क्रॉप इंश्योरेंस भी आप खरीद सकते हैं। मतलब आपका फ़ोन ही आपका बैंक चलता फिरता खाता हो गया। भारत के अंदर भी एयरटेल मनी, ऑक्सी कैश वगैरह प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट तो हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट बैंक टाइप नहीं है। लेकिन ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का फायदा ये है, मान लीजिए कोई यूपी बिहार का व्यक्ति मुंबई में मजदूरी कर रहा है और अपने परिजनों को पैसा वापस भेजना चाहता है, रेमिटेंस, अगर बैंक की ब्रांच से या पोस्ट ऑफिस मार्फत जाएगा तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, उसके सर्विस चार्ज लगते वगैरह। उसके सामने ये डिजिटल पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बहुत सस्ते में रेमिटेंस करा सकता है। बट वो उसको बैंक में तब्दील कर दिया जाए, एयरटेल का अपना बैंक बन जाए, पेटीएम का अपना बैंक बन जाए, देन वी कैन डू इट इन अ मोर सिस्टमेटिक, बेटर मैनर, RBI का रेगुलेशन भी बढ़िया तरीके से हो सके। इसलिए ऐसे एंटिटीज को तब्दील करके पेमेंट बैंक बनाना चाहिए, ऐसी एक बात है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि अमेरिका के अंदर इस प्रकार के कम्युनिटी बैंक्स होते हैं लोकल, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास, तो एक राज्य के अंदर, उसके कुछ जिलों के अंदर ये सीमित रहते हैं। वहाँ के किसानों को, लघु उद्योगों को, व्यापारियों को वो मदद करते हैं और उनका स्टाफ भी लोकल होता है। सो दे हैव अ बेटर इंटेलिजेंस नेटवर्क कि वहाँ पर विजय माल्या और रॉबर्ट वाड्रा और साधु यादव और सुंदर यादव टाइप के कौन कौन से लोग हैं, तो उनको लोन में पैसा नहीं देंगे। देयरफॉर देयर NPA इज ऑल्सो वेरी लो कंपेयर टू बिगर बैंक्स। अब भारत के अंदर भी इस प्रकार के इंडियन पैरेलल्स आप देख सकते हैं। आप याद करो, पुरानी ऐसी प्राइवेट बैंक जिसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे ये कैथोलिक सीरियन बैंक केरला के कुछ इलाकों में कार्यरत है, नैनीताल बैंक है, RBL रत्नागिरी, इवन फास्ट फॉरवर्ड में ये मैंने आपको जो लोकल एरिया बैंक बनाया केवल 3 जिलों में कार्यरत है। पब्लिक सेक्टर में भी पैरेलल आप देख सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक देख लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में वो कार्यरत हैं। सो दे वुड ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस एंड, बट उनका तो NPA खैर ज़्यादा रहता है, एंड ओवरऑल देयर साइज इज वेरी स्मॉल। तो फिर लगा कि उसके बदले स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम की कोई बढ़िया एंटिटी होनी चाहिए। बस यही सारी बातों की सिफारिश RBI की नचिकेत मोर कमिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसने ये बोला ऐसा ऐसा करना चाहिए। राजन भाई ने वो बात मान ली और बोला जिस जिसको आना है वो अर्जियाँ डाल दो। जिन्होंने अर्जियाँ डाली उसमें से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए जो अर्जी आई थी उसका प्रोसेसिंग किया RBI के भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोरात, उनकी कमिटी ने, और उन्होंने 10 लोगों को ये लाइसेंस दिया। जितने लोगों ने पेमेंट बैंक बनाने के लिए लाइसेंस किया उनकी अर्जियों का प्रोसेसिंग नचिकेत मोर ने खुद ने किया और 11 एंटिटी को लाइसेंस दिया गया। अब जैसे UPSC में आपने अर्जी डालनी है तो मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए और मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। सिमिलरली ये अर्जी डालने के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। वो कौन कौन सी थी मैं पढ़ूंगा नहीं, बैंक की परीक्षाओं के लिए वो आप अपने से देख लेना। जिन्होंने अर्जी डाली उनका प्रोसेसिंग हुआ और फिर जिनका नंबर ले गया, टॉपर विजेता कौन बने। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 72 एप्लीकेशन सेट कम 10 लोगों को नंबर लग गया। RBI के भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोरात ने इनको पसंद किया। इसमें याद रखने लायक है कैपिटल लोकल एरिया बैंक, मैंने जो 4 पढ़ाई उसमें से इसका नंबर लग गया। ये पंजाब जालंधर के अंदर कार्यरत है। अप्रैल 2016 से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, तो आपके राज्य में से क्या किसी का नंबर लगा है, ऐसा UPSC इंटरव्यू वगैरह में खुद से देख लेना। जैसे कि गुजरात में देखते हैं तो अहमदाबाद के अंदर एक दिशा माइक्रो फाइनेंस थी, उसका नंबर लग गया। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक समझ लिया। उसी प्रकार पेमेंट बैंक बनाने के लिए 41 पीपल हैड अप्लाइड। RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक नचिकेत मोर हैं, उन्होंने इसको प्रोसेस किया और 11 लोगों को उन्होंने पसंद किया। याद रखने लायक तो अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर ये मुकेश अंबानी ने भी अर्जी डाली और बैकएंड में SBI का सपोर्ट था, सो रिलायंस इंडस्ट्री का लग गया। विजय शेखर शर्मा भी याद रखना है क्यों, वो 197 और उसका पेटीएम उसको भी लाइसेंस मिल गया। देन वोडाफोन को मिला, ओके, आदित्य बिरला को मिला, आइडिया के साथ टाइप था, एयरटेल को मिला, एंड NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये लोग तो ओके हम ये काम करेंगे, बट 11 में से 3 लोग ऐसे निकले जो टॉपर बनने के बाद बोला कि नहीं हमको जमेगा नहीं तो निकल जाना है,
उसमें एक था दिलीप शांतिलाल संघवी, सन फार्मा के मालिक, और बैकएंड में टेलीनॉर का सपोर्ट था। देन टेक महिंद्रा एंड चोलामंडलम एनबीएफसी टाइप की कंपनी। तो ये 3 का नंबर लगा था, बट लेटर ऑन दे कि हमको नहीं करना है। सबसे पहले हम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक उनके कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। जस्ट लाइक द प्राइवेट यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसा उसी प्रकार इन पे सीआरआर एसएलआर लगेगा यस। एफडीआई की अनुमति है, 49% ऑटोमेटिक अप्रूवल एंड अप टू 74% विथ एफआईपीबी एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। रेपो रेट मार्केट में जाके उधारी कर सकते हैं, हाँ। नई ब्रांच खोल सकते हैं। बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट एजेंट के नाम पे किराने वाले, रिटायर्ड शिक्षक, एनजीओ वगैरह को ले सकते हैं, हाँ। एटीएम लगा सकते हैं, हाँ। एटीएम के डेबिट कार्ड दे सकते हैं, हाँ। म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस पॉलिसी अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं, हाँ। लेकिन डिपॉजिट से सीधा बिना पूछे वो जनता का पैसा इंश्योरेंस में या पेंशन पॉलिसी में नहीं डाल सकते, राइट। वो दैट इज डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट, बाकी काम करना है, देन अलग से उसका खाता खोलेंगे, वो नाम लिखवाएंगे वगैरह। मित्रों, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के स्वरूप में लोगों को लाइसेंस तो मिल गया, बट वो केवल बॉम्बे और दिल्ली के अंदर ही अपना काम करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ओरिजिनल आशय था नचिकेत मोर का और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का, वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इन दोनों ही प्रकार की एंटिटी पे शर्त की गई कि आपकी जितनी भी शाखाएं या एक्सेस पॉइंट हैं, दे हैव टू बी 25% ऑफ देम हैव टू बी इन द रूरल एरियाज। क्लाइंट बेस, वहां से दोनों के आपस में डिफरेंस शुरू होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्लाइंट बेस मेनली दे विल टारगेट द फार्मर्स एंड लघु उद्योग वाले। पेमेंट बैंक वाले मेनली दे विल टारगेट द माइग्रेंट लेबरर्स की वो रेमिटेंस के स्वरूप में अपने परिजनों को पैसा भेज सके। डिपॉजिट के अंदर क्लाइंट से डिपॉजिट ले सकते हो कि नहीं, पेमेंट बैंक वाले ले सकते हैं, बट एनआरआई आदमी से नहीं ले सकते। दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग अकाउंट है, वो डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। लेकिन एक व्यक्ति का 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। एटीएम डेबिट कार्ड दे सकते हैं, हाँ। क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अब इन्हीं सब मुद्दों से उसका क्रिटिसिज्म शुरू होता है कि भाई एनआरआई लोगों से आप रेमिटेंस नहीं ले सकते, तो फिर ये माइग्रेंट, स्पेशली केरला के लोग जो बाहर विदेशों में गए हैं, रेमिटेंस में वापस पैसा देने, हाउ कैन दे डू इट, राइट। और तो हमेशा देन दे विल यूटिलाइज दिस हवाला बैंक ऑपरेटर्स। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो असरकारक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। पेमेंट बैंक के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी आदमी से मन चाहे उतना पैसा डिपॉजिट में वो ले सकते हैं। बट क्रिटिसिज्म, जनधन योजना के अंतर्गत एसबीआई और बड़े सरकारी बैंकों ने वैसे ही सभी गरीब लोगों के, किसानों के, इवन एकदम माइक्रो एंटिटी, सभी के तो बैंक के खाते खोल दिए। तो अब कोई बचा ही नहीं कि जिसको ये जाके अपने से क्लाइंट से खाता खुलवा सके। सो हाउ विल यू गेन एनी न्यू कस्टमर्स। हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले पूरे साल में जितना पैसा लोन में घुमाते हैं उसका 40% ऑफ दैट हैज़ टू गो टू प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि किसान है, लघु उद्योग वगैरह वगैरह। और वहाँ पर भी इंटरनल कोटा इस प्रकार से दिया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले लोन में पैसा घुमा सकते हैं, बट इंटरनल ये कोटा उन पे भी लगेगा। सो लाइक दैट 40% ऑफ द लोन दे हैव टू गो गिव, प्लस एडिशनल 35% भी उन्होंने इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि जहाँ पर उनका एज हो। फॉर एग्जाम्पल, ये दिशा माइक्रो फाइनेंस अहमदाबाद में है, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। मान लीजिए ये दिशा वालों का अहमदाबाद जीआईडीसी में नेटवर्क बढ़िया हो, तो वहाँ के माइक्रो एंटिटी को वो और पैसा दे दे, अप टू दिस पूरे साल में जितना घुमाए उसका 35%। या मान लीजिए कि उनको 25 दिया और बाकी 10% ये जुहापुरा या दरियापुर के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उसका नेटवर्क हो, तो वहाँ गरीब लोगों को दे दिया। लाइक दैट जो भी एज हो 40% ऐसा इंटरनल कोटा, प्लस 35% इन्हीं लोगों को, इन्हीं सब सेक्टर में जहाँ पर भी आपका एज हो, नेटवर्क हो, उसको आप देंगे। सो टोटल 75% ऑफ योर लोन मनी हैज़ टू गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। ऐसा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वालों के ऊपर नियम किया गया है। अब यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म कि भाई ये नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा बैंक, उसके द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक को, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को पहले ही ढेर सारा पैसा दिया गया और वो नीचे जा रहा है लघु उद्योगों को वगैरह, किसानों को। अब एडिशनली यू गेट दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक और उनको ऊपर भी ये थोपा गया, देन मे बी दिस पॉलिटिकल एलिमेंट्स और उसके ही जो बेटियां होती हैं आजकल शेल फर्म बना के सारा पैसा यहाँ से वहाँ घुमा रही हैं। सो इट विल क्रिएट मोर इशू ऑफ एनपीए कि फर्जी कंपनियां बना के लोग लोन में पैसा लेके चले जाएंगे। दिस इज वन क्रिटिसिज्म। तो सामने जस्टिफिकेशन ये है कि मित्रों, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक वो तो पहले से कार्यरत इतने सालों से थे ही, बट उन्होंने क्या उखाड़ लिया, कोई सुधार तो हुआ नहीं।
और वहाँ उनको बदलना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर राजन डिसाइडेड कि उसके बदले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम की नई संस्था ही खड़ी करनी। एनीवेज, लोन के बारे में ये सारी चीज़ें स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लागू होती है। पेमेंट बैंक वाले किसी को लोन में 1 रुपया दे नहीं सकते, तो उनके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कोई नॉर्म लागू नहीं होता। अब प्रश्न है कि जनता से डिपॉजिट तो लिया तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, और ये पैसा ऐसे ही सड़ेगा तो क्या करोगे आप? सो देयरफॉर दे हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर, बट दे कैन इन्वेस्ट द जनता's डिपॉजिट्स ओनली इन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स, एंड बाकी बैक एंड में कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो उसके अंदर वो खुद की फिक्स डिपॉजिट करा दे। तो ऐसा करके ऊपर से वो ब्याज में पैसा लाएंगे, अपना कमीशन काट के जनता को देंगे। सो लाइक दैट दे विल डू। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, बहुत बड़ा सा 100% जितना हम बोल सकते हैं कि उनका SLR के स्वरूप में इन्हीं के अंदर डाल देना है। 75% इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स एंड 25% इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब इसका क्रिटिसिज्म सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि ये तो संस्था क्या कर रही है, जनता से पैसा मोबिलाइज किया और वो कहीं और निवेश कर रही है, राइट? सो हाउ कैन यू से इट इज अ बैंक? बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट एंड लैंडिंग एक्टिविटी टू पब्लिक एट लार्ज, बट आप पब्लिक को लोन में नहीं दे सकते, देन हाउ कैन यू से दिस इज अ बैंक? एनीवेज, जस्टिफिकेशन यहाँ पर भी है कि भले ये ऐसा खेल करेंगे बट पैरेलल दे कैन ऑल्सो डू सम रेमिटेंस फैसिलिटी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो ही रहा है। देन दे कैन देन सेल सम क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस है, सीड इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह। तो ऐसा करके वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद तो करेंगे ही। फ्यूचर ग्रोथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक वालों को बोला गया आप 5 साल तक काम करिए और आपका काम बढ़िया रहेगा, देन दे कैन बी इवॉल्व इनटू फुल फ्लेज यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स। एक बात हुई, बट पेमेंट बैंक के बारे में ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया। अरुंधति भट्टाचार्य SBI चेयरमैन, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि ऑलरेडी देयर इज सो मच कंपटीशन अमंग द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अब ये नए क्या लोग आप यहाँ पर हम पे थोप रहे हो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। और वहाँ पर भी मान लीजिए ये पेटीएम, एयरटेल, वोडाफोन ऐसे कॉर्पोरेट्स को, उनको भी बोला जाए कि अभी पेमेंट बैंक चलाओ, 5 साल बाद आपको बड़ा कमर्शियल बैंक बनने की छूट देंगे। इट विल लीड टू डॉग इट डॉग सिनारियो। ये जैसे किंगफिशर और जेट एयरवेज आपस में एक दूसरे को काटने के लिए ढेर सारा प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे थे और सबका नुकसान हुआ। मे बी सच प्रॉब्लम्स कैन कम हियर ऑल्सो। लेकिन रघुराम राजन इससे सहमत नहीं थे कि नहीं, कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। सो ओवरऑल व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक? क्योंकि पहले से ही यस वी हैव दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, बट वही अगर रामबाण इलाज होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, तो फिर ये शारदा चिट फंड्स के, रोज वैली चिट फंड्स के, ये सब होना नहीं चाहिए था। तो क्यों हुआ, राइट? इवन 2015 सर्वे में भी ये बोला अरविंद सुब्रमण्यम ने, वी नीड मोर नंबर्स एंड मोर वेराइटी ऑफ बैंक्स, 4R 4D रिफॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनकी तो आवश्यकता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के सब स्वरूप में ये एयरटेल, दिस पेटीएम वगैरह है, बट अगर वो बैंक में तब्दील हो जाए देन बेटर रेगुलेशन कैन बी डन, राइट? सो वो तो जरूरी है। एंड देर आर सफिशिएंट सेफगार्ड, ऐसा नहीं कि रास्ते का माल सस्ते में दे के ये लोग बंद करके भाग जाएंगे। नो, देर आर सेफगार्ड्स। पहले तो ये कोई भी जिसका लाइसेंस लगा है, दे हैव टू बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल। कोई भी लारी गल्ले वाले को लाइसेंस नहीं दिया गया है। देन अंडर द 1934 RBI एक्ट, ये हर एक को शेड्यूल बैंक की इनको संज्ञा दी गई है, मतलब CRR इनके ऊपर लागू होगा। 49 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उस हिसाब से इनको लाइसेंस दिया गया, मतलब SLR इन पे लागू होगा। 1961 में एक संस्था बनी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली सभी बैंक वालों ने जनता से जो पैसा लिया, वो जो बैंक अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट, उसके ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस लेना पड़ता है ये वाली संस्था से। सो लाइक दैट योर मनी इज इंश्योर्ड। 2006 में RBI लेके बैंकिंग ओम्बुड्समैन कि जनता को, क्लाइंट को बैंक से फरियाद है, दे कैन अप्रोच दिस ओम्बुड्समैन। तो वो ओम्बुड्समैन का जुरिस्डिक्शन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक पे भी लगेगा। साल 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कानून, उस हिसाब से RBI और अब उसका पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड वो पूरा काम देखे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दिस ATM कार्ड वगैरह। तो कोई भी घपला हुआ यू कैन कंप्लेन देयर। ये दोनों ही प्रकार की बैंकों ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस प्रकार से कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे नियम लागू होंगे। एडिशनली RBI ने ये बोला है कि आपके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हितों की भी रक्षा हो। बासेल 3 नॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक के लिए बोला गया कि 9% होना चाहिए। ये जो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक है, उनके लिए बोला गया कि 15% होना चाहिए। मतलब इवन छोटे ऑपरेशन है इनके, तो भी सिक्योरिटी के स्वरूप पे वो ज़्यादा दमदार होने चाहिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस
ये ऐसा नहीं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक बना और जैसे अमेरिका जैसा कोई सबप्राइम क्राइसिस करके ये लोग भाग जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यूनिवर्सल प्राइवेट कमर्शियल बैंक आपको बनाना है, 3 राउंड हुए और उसके बाद ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस जैसा, जब आपको मन मर्जी हो आप जाके अर्जी डालिए, प्रोवाइडेड कि मिनिमम 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। एक बात तो ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम प्राइवेट कमर्शियल बैंक के लिए है। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक में भी ऐसा किया जाएगा? पहले आरबीआई पॉजिटिवली सोच रहे कि यहाँ पर भी राउंड सिस्टम नहीं होनी चाहिए, ऑन टैप जब भी मन चाहे कोई आके अर्जी डाले। लेकिन क्योंकि पेमेंट बैंक के अंदर जो 11 लोगों का नंबर लगा था उनमें से 3 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, सन फार्मा एंड टेक महिंद्रा एंड चोलामंडलम। इसलिए अब आरबीआई थोड़ी नाराज है कि ये इसके ऊपर कोई बॉन्ड सिस्टम या कोई पेनल्टी सिस्टम या फिर एंट्री कैपिटल बढ़ा रखा जाए, ऐसा कुछ करने की उनको आवश्यकता। तो दे आर इन वेट एंड वॉच मोड। तो अब आगे चल के और लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, ऐसे कोई नोटिफिकेशन आने वाला है क्या, या फिर कि ऑन टैप कर देंगे? आरबीआई इज इन द वेट एंड वॉच मोड कि पहले इनको काम करने दो फिर सोचते हैं। पेमेंट बैंक के अंदर 11 एंटिटी को लाइसेंस मिला था, उसमें से जनवरी 2017 में सबसे पहले एयरटेल ने काम शुरू किया और उसके बाद उसी महीने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने काम शुरू किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। अब ये बैंक चालू हुआ तो पैसा कहाँ से किसने दिया? आप याद करो, भारतीय महिला बैंक तो वहां पर भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। यहाँ पर बैकएंड में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, बट ये आप नया एंटिटी कार्व आउट कर रहे हैं तो उसका कैपिटल कैसे प्रोवाइड हुआ? भारत सरकार ने 125 करोड़ रुपए कैपिटल के स्वरूप में दिए हैं, 375 करोड़ ग्रांट के स्वरूप में दिए हैं, मतलब कुल मिला के 500 करोड़ रुपए ये पोस्ट पेमेंट बैंक को दिए गए। इन्होंने अपना काम शुरू किया है। आपको खाता खोलना है तो शुरुआत में मिनिमम 100 रुपए आपने डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा एसबीआई में अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो दंड होगा, ऐसा उधर कुछ भी नहीं। और 10 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोल सकता है। 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं, सफल, सुगम एंड सरल। अब इसके क्या फीचर हैं ये पोस्ट पेमेंट बैंक की खुद की असिस्टेंट या ऑफिसर की भर्ती तैयार का अपने लिए कोई खास का नहीं है। मैक्सिमम खींच के याद रखना हो तो भाई सरल अकाउंट के अंदर केवाईसी के कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने पड़ते। पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो क्या है? आपका बैंक आपके साथ। सुविधाएं क्या देंगे? आपके साथ रहेगा, मतलब वो डाकिया आपके घर पे आके पैसा ले भी जाएगा, दे भी जाएगा। बट मैंने स्टार किया, उसका मतलब उसके सर्विस चार्ज लग सकते हैं। यूएसएसडी बैंकिंग की वो नोकिया 1100 का बाबा आदम का जमाना हो तो भी आप उस मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो। आपको एटीएम की सुविधाएं मिलेगी, बट एटीएम नेटवर्क पोस्ट पेमेंट बैंक का खुद का नहीं, वो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने उनको सेटअप करवा के दिया। डेबिट कार्ड मिलेगा, हाँ, ऑनलाइन आप यूज कर सकते हो। यस, चेकबुक मिलेगी, हाँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्वरूप में मनरेगा का पेमेंट मिल सकता है, हाँ। वो पहल योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी मिल सकती है, हाँ। ऑल दिस इज एप्लीकेबल। और भी सारी सुविधाएं हैं, इस वाले लिंक पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। बेसिकली फॉर पोस्ट पेमेंट बैंक की खुद की भर्ती हो तो वो तैयार करना, बाकी यूपीएससी के लिए मुझे ये इतना काम का नहीं लगता। तो मित्रों, क्रोनोलॉजी के हिसाब से 3 पेमेंट बैंक शुरू हो रहे हैं। एयरटेल हो गया, ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, और मई 2017 से पेटीएम वाले भी अपना पेमेंट बैंक शुरू करने वाले हैं। उसमें खाता खोलना नहीं खोलना मर्जी की बात है, बट एमसीक्यू के लिए हमने कंपेरेटिव तैयार कर लेते हैं। यूनिवर्सल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई या इवन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, वो उनके ऊपर क्या लागू होता है और ये पेमेंट बैंक वालों पे क्या लागू होता है। सीआरआर एसएलआर लागू होता है, यस, और मैंने दोनों जगह पे लागू होगा। और मैंने पेमेंट बैंक में ये स्टार किया है। वो स्टार इसलिए कि याद करो 75% उसमें जाएगा एंड 25% किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के स्वरूप में। तो ये एक बात हुई। डिपॉजिट एसबीआई वाले तो मन चाहे उतनी डिपॉजिट मन चाहे मात्रा में किसी से भी ले सकते हैं। पेमेंट बैंक वाले मैक्सिमम 1 लाख पर कस्टमर। ब्याज कितना मिलेगा? एसबीआई में अराउंड 4% ऑन सेविंग अकाउंट, 7% ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो भी अभी नोटबंदी के बाद थोड़ा कम किया है। पोस्ट पेमेंट बैंक वालों ने बोला कि 4.5 से 5.5% ब्याज देंगे। एयरटेल वाले बोलते हैं कि 7.25% देंगे, बट मैंने वहां पर स्टार लिखा है। वो स्टार ऐसे कि मिनिमम इतना बैलेंस, मिनिमम इतना पैसे, मिनिमम इतने समय के लिए आप रखेंगे तब जाके आपको मिलेगा। सो इन अ वे इट इज लाइक फिक्स डिपॉजिट ओनली। खैर, तो इतना ब्याज आपको मिलेगा। लोन एसबीआई वाले तो किसी को भी लोन दे सकते हैं, हाँ, प्रोवाइडेड 40% इन पीएसएल। पेमेंट बैंक वाले, चाहे वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे पेटीएम, कोई भी, दे कैन नॉट गिव लोन मनी टू एनीवन। तो मित्रों, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर
आरबीआई ओरिजिन स्ट्रक्चर फंक्शन खत्म, पब्लिक प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स कलेक्टिवली आई कॉल देम यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स, उनका काम खत्म। डिफरेंशियल बैंक के अंदर भी क्रोनोलॉजिकली रीजनल रूरल बैंक पढ़ लिया, लोकल एरिया बैंक पढ़ लिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक पढ़ लिया। एक नई चीज प्रपोज की गई साल 2017 में, उर्जित पटेल ने बोला कि अब हम सोच रहे हैं कि होलसेल बैंक को भी अनुमति देते हैं। ये क्या चीज है एक बात, और उसके अलावा बाकी बची जो भी चीज की कोऑपरेटिव बैंक है, दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी वगैरह, इवन एनबीएफसी कंपनीज एंड मुद्रा बैंक, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।